नाकू किसान बहुत मेहनती और सीधा था। न कभी किसी से कुछ बोलता था, न किसी से कोई व्यवहार रखता, बस अपने काम से काम ही रखता। उसने नए बैलों की जोड़ी खरीदी थी। वह अपने बैलों को बच्चों की तरह प्यार करता था। नाकू का एक बैल तो सीधा और मेहनती था, लेकिन दूसरा बैल बड़ा ही जिद्दी और अड़ियल था। कभी कभी चलते चलते बैठ जाता था, कभी एकदम तेजी से दौड़ पड़ता था, तो कभी अपने साथी से लड़ पड़ता था। जब वह बैल काम के समय ऐसी शरारतें करता था तो नाकू को बहुत गुस्सा आता। नाकू उसकी पिटाई भी कर देता। एक दिन ऐसी जिद करने पर नाकू ने बैल की खूब पिटाई कर दी। गुस्से में नाकू के हाथ से बैल को डंडा जाने कहाँ लगा कि वह औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा। बस फिर नहीं उठा। नाकू बहुत घबराया, बड़ा दुखी हुआ और रोया। सोचने लगा कि एक बैल से अब खेती कैसे होगी। दूसरा बैल खरीदने के लिए नाकू के पास पैसे थे नहीं। सोचते सोचते उसे एक तरकीब सूझ गई। उसने मरे बैल की खाल उतार ली। सोचा कि इस खाल से कुछ तो पैसा मिलेगा ही, बाकी इधर उधर से मांग कर नया बैल खरीद लेगा। यही सोचकर बैल की खाल कंधे पर लादे नाकू शहर की ओर चल पड़ा। वह गली मोहल्ले में आवाज लगाता हुआ घूमने लगा। काफी घूमने के बाद भी जब उसे कोई ग्राहक नहीं मिला तो वह निराश हो गया। उसने निर्णय किया कि अब वह एक एक घर में पूछेगा। यह सोचकर वह आगे बढ़ा और एक मकान का दरवाजा खटखटाया। इस घर में एक बीमार बुढ़िया रहती थी। कुछ ही दिन पूर्व उसके एकलौते बेटे की मृत्यु हो गई थी। बुढ़िया बहुत गरीब थी, इतनी गरीब कि कभी कभी उसको खाने को भी कुछ नहीं मिलता था। वह घर के सारे बर्तन बेच चुकी थी। नाकू के दरवाजा खटखटाने पर बुढ़िया बाहर आई। नाकू ने कहा, मेरे पास बैल की एक खाल है, अगर तुम्हें जरूरत हो तो ले लो। बुढ़िया ने कहा, खाल मेरे किस काम की बेटा? उसकी बात सुन नाकू की आंखों में आंसू आ गए। भरे गले से वह बोला, मैं सवेरे से इसे बेचने के लिए निकला हूँ, लेकिन कोई ग्राहक नहीं मिल रहा। अब मैं इसे किस चीज के बदले में दे सकता हूँ? अगर कोई बर्तन हो तो वही दे दो, कोई भी पुराना बर्तन चलेगा। रुआसी बुढ़िया कहने लगी, मेरे घर में तो अब कोई बर्तन ही नहीं बचा है बेटा। हाँ, मिट्टी का एक बड़ा सा पुराना घड़ा न मालूम किस जमाने से पड़ा है। अगर तू उसे ले जा सके तो ले जा और बदले में खाल ले जा। यह सुन नाकू ने अपना माथा पीट लिया। इतनी देर बाद एक ग्राहक भी मिला, लेकिन वह भी ऐसा दरिद्र खाल के बदले मिट्टी का घड़ा लेते हुए उसे बहुत दुख हो रहा था। लेकिन अब वह कोई चारा नहीं था। शाम हो रही थी और उसे कई मील पैदल चलना था। बेचारे ने खाल बुढ़िया को सौंप दी और भारी मन से मिट्टी का घड़ा सिर पर रखकर अपने गांव की ओर चल पड़ा। नाकू इस सौदे से बहुत उदास था। घर पहुंचकर नाकू ने हाथ पैर धोए और भरपेट पानी पीकर सुस्ताने लगा। अचानक उसका ध्यान घड़े की ओर गया। उस पर बहुत धूल जमी हुई थी। उसने सोचा कि इसे भी धो डाल ताकि घर ले जाते समय इतना गंदा न लगे। जब वह पानी डाल डालकर घड़े को हाथों से मलने लगा तो उसे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि घड़े की मिट्टी धीरे धीरे गलने लगी और अंदर से सोने का निकल आया। असल में बात यह थी कि घड़ा सोने का ही था। कई पीढ़ियों से उस बुढ़िया के घर में पड़ा था। बुढ़िया के पुरखे इसी घड़े में धन रखकर जमीन में गाड़ते थे। कई बार जमीन में गाड़ देने से उस पर मिट्टी जम गई और वह एक कोने में पड़ा रहता था। बुढ़िया ने कभी उसे हाथ लगाकर छुआ तक नहीं था। वह उसे मिट्टी का ही समझती थी। नाकू ने जब यह देखा कि घड़ा सोने का ही है तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वह खुशी से उछल पड़ा। उसकी सारी थकान दूर हो गई। वह दौड़ा दौड़ा एक सुनार के घर पहुंचा और कई हजार रुपयों में उसने वह घड़ा बेच डाला। अब नाकू हजारों रुपए का मालिक था। वह खुशी खुशी घर लौटा। लोगों ने उसके ठाट बाट देखे तो दंग रह गए। सब उसे घेर कर खड़े हो गए। पूछने लगे, नाकू भैया, इतना पैसा कहाँ से आए? हमें भी तो बताओ जरा। नाकू ने उन्हें बताया कि किस तरह जब उसका बैल मर गया तो उसने उसकी खाल निकाल ली
और उसे एक बुढ़िया के हाथ एक सोने के घड़े के बदले में बेच दिया। फिर सुनार ने सोने के घड़े के बदले उसे हजारों रुपए दिए। यह कहानी सुनकर लोगों के मुंह में पानी आ गया। सभी वैसा ही करने के लिए तैयार हो गए। कुछ देर बाद सचमुच उन सभी लोगों ने अपने अपने बैल मार डाले और रातों रात उनकी खाल उतार ली। सुबह होते ही उस बुढ़िया के पास दौड़े दौड़े गए। बुढ़िया के दरवाजे पर खालों का ढेर लग गया। अब हैरान होने की बारी बुढ़िया की थी। वह हताश होकर बोली, आखिर तुम लोग क्यों मुझ गरीब का मजाक बना रहे हो? मेरे पास तो एक समय खाने तक का पैसा नहीं बचा है। सोने के घड़े मैं कहाँ से लाऊंगी? मैंने तो मिट्टी का घड़ा उसे दिया था। उसने यूं ही तुम लोगों को बहका दिया है। जाओ उसी से कुछ पूछो और मुझ पर तरस खाओ। बुढ़िया की यह बात सुन वे लोग अपना सब मुँह लिए लौट आए। उन्हें नाकू पर बेहद गुस्सा आ रहा था। उसने उनका बहुत नुकसान कराया था। वे उससे बदला लेने की तरकीब सोचने लगे। किसी ने सलाह दी कि नाकू का धन लूटकर अपने नुकसान की भरपाई करना चाहिए और इस धोखेबाजी का बदला उसके मकान को नष्ट करके ही निकालना चाहिए। रातों रात उन लोगों ने मिलकर नाकू के घर पर हमला कर दिया। उन्होंने उसका सारा धन लूट लिया और उसके घर में आग लगा दी। नाकू का घर जलकर राख हो गया। गांव वाले के इस बर्ताव से नाकू बहुत दुखी हुआ। वह सोचने लगा कि अब इस गांव में उसके लिए कोई जगह नहीं। सुबह होते ही उसने एक बैलगाड़ी ली और उसमें जले हुए मकान का राख भर ली। फिर उसने राख पर चादर फैला दी ताकि किसी को मालूम न हो सके कि उसमें क्या भरा है। वह गांव छोड़कर चल पड़ा। वह चुपचाप चला जा रहा था। उसे खुद ही पता नहीं था कि अब उसे कहाँ जाना है। बस वह कहीं दूर निकल जाना चाहता था। रास्ते में नाकू को एक राजकुमार मिला। राजकुमार शिकार खेलकर घर लौट रहा था। वह रास्ता भूल गया था। इधर उधर भटकने के कारण वह थककर चूर हो गया था। उसने नाकू से कहा कि मुझे अपनी गाड़ी में बैठा लो। नाकू को जब यह पता चला कि वह एक राजकुमार है तो उसे एक तरकीब सूझ गई। वह उसे अपनी गाड़ी पर बैठाने के लिए तैयार हो गया। जब राजकुमार गाड़ी पर चढ़ने लगा तो नाकू बोला, लेकिन मैं एक बात साफ कह देना चाहता हूँ, बैठाने में मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मेरी गाड़ी में रुपए भरे हुए हैं। अगर तुमने रास्ते में कहीं छींक मार दी तो ये सब राख का ढेर बन जाएंगे। राजकुमार ने उसे विश्वास दिलाया कि वह छींकेगा नहीं, और यदि भूल से छींक भी दिया और हानि हो जाए तो वह उसकी भरपाई कर देगा। नाकू ने खुशी खुशी राजकुमार को अपनी बैलगाड़ी पर बैठा लिया। कुछ देर तो राजकुमार चुपचाप बैठा रहा, लेकिन फिर एकाएक उसे बहुत जोरों से छींक आ गई। वह अपने आप को रोक न सका। उसका छींकना था कि नाकू ने चिल्लाना शुरू कर दिया, हे राम, अब क्या होगा? मैं तो लुट गया। हाय, मेरा सारा धन राख का ढेर बन गया। मैंने तुम्हारे साथ भलाई की, अब तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। राजकुमार की समझ में कुछ न आया, लेकिन जब उसने चादर उठाकर देखी तो वह घबरा गया। सचमुच वहाँ राख का ढेर पड़ा था। उसे बहुत दुख हुआ। उसने नाकू की इस हानि के लिए अपने को दोषी माना और अपने वचन के अनुसार वह नाकू को अपने महल में ले गया। उसने उसकी गाड़ी में राख निकलवाकर उसकी जगह रुपए भर दिए। मन ही मन नाकू मारे खुशी के फूला न समा रहा था। रुपए से गाड़ी भरवा कर वह फिर अपने गांव वापस लौट आया। अब नाकू पहले से भी ज्यादा धनी था। लोगों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जिस आदमी का उन्होंने सब कुछ बर्बाद कर डाला था वह किसी बादशाह के बराबर संपत्ति लेकर फिर लौटा है। वे लालच के मारे अपना पुराना बैग भूल गए और जाकर नाकू की खुशामद करने लगे। उन्होंने उससे उसकी सफलता का कारण पूछा तो उसने बताया कि अपने जले हुए मकान की राख लेकर वह यहाँ से चला था तो रास्ते में एक राजकुमार मिल गया जिसने खुश होकर उसकी गाड़ी को राख के बदले रुपयों से भर दिया। लोग उससे पहले ही जले हुए थे। अब लालच और ईर्ष्या ने उन्हें और भी अंधा बना दिया। सबने नाकू का अनुसरण करने की ठानी और अपने अपने मकानों में आग लगा दी। फिर राख की गाड़ियां भर के उस राजकुमार के महल के आगे जा पहुंचे। राजकुमार ने जब यह सुना
तो पहले तो वह जी भर कर हंसा, फिर एकदम से उसे गुस्सा आ गया क्योंकि वे मूर्ख लोग हट कर रहे थे। उसने अपने नौकरों से उन्हें पिटवा कर वहाँ से भगा दिया। रोते चिल्लाते हुए वापस गांव लौटे। उन्हें नाकू पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इस बार उन्होंने उससे ऐसा बदला लेने की सोची कि वो फिर कभी उन्हें धोखा न दे सके। काफ़ी सोच विचार के बाद उन्होंने तय किया कि नाकू को पकड़कर उसके हाथ पैर बांध दिए जाए और फिर उसे नदी में फेंक दिया जाए। इस तरह वह नदी के गहरे पानी में डूब जाएगा और वे लोग उसका धन बांट खाएंगे। सलाह करके वे नाकू को पकड़ लाए, उसके हाथ पैर बांध दिए, उसे एक टोकरी में रखकर वे लोग नदी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक मंदिर पड़ता था। सब लोग चलते चलते काफ़ी थक गए थे, इसलिए सुस्ताने के लिए मंदिर में भगवान की मूर्ति के आगे माथा टेकने के लिए चले गए। वे लोग टोकरी को बाहर एक पेड़ के नीचे रख गए थे। इसी बीच एक चरवाहा अपनी भेड़ों को चराता थका हारा वहाँ टोकरी पास आ बैठा। उसने नाकू से पूछा, सब लोग तुम्हें कहाँ ले जा रहे हैं? मेरी शादी करवाने। मैं शादी करना नहीं चाहता, इसलिए ये सब मुझे बांध कर ले जा रहे हैं। शादी की बात सुनकर चरवाहे का मन ललचा गया। नाकू उसके चेहरे से उसके मन के भाव को जान गया था। वह तुरंत बोला, भाई अगर तुम शादीशुदा नहीं हो और शादी करना चाहते हो तो मेरी जगह टोकरी में आ जाओ, तुम्हें अच्छी और सुंदर दुल्हन मिल जाएगी। चरवाहा तुरंत तैयार हो गया। नाकू को उसने खोल दिया और स्वयं टोकरी में जा बैठा। नाकू ने उसे अच्छी तरह बांध दिया। दोनों ने अपने अपने कपड़े बदल लिए थे। नाकू चरवाहे की सारी भेड़ें लेकर चल पड़ा। गांव के लोग टोकरी लिए नदी पर पहुंचे। वे लोग उसे नदी में फेंकने की बात कर रहे थे। तभी चरवाहा टोकरी में से चीखा, मैं शादी करूंगा, मुझे नदी में मत फेंको। गांव के लोग इस बात पर हंसे और टोकरी को नदी में फेंककर खुशी खुशी घर लौट आए। अभी वे गांव के पास ही पहुंचे थे कि यह देखकर सब चकित रह गए कि नाकू ढेर सारी भेड़ बकरियों के साथ गीत गाता हुआ खड़ा था। गांव वालों ने आश्चर्य से उससे पूछा, हमने तो तुम्हें नदी में फेंक दिया था, तुम जीवित कैसे आ गए? नाकू ने कहा, मैं एक दूसरे रास्ते से होकर तुम लोगों से पहले पहुंच गया। यह रास्ता नदी में से होकर ही आता है। यह सब भेड़ बकरियां भी नदी में से ही लाया हूँ। वहाँ हजारों भेड़ बकरियां घूम रही हैं, जितनी चाहो ले जा सकते हो। यूँ सीधे सीधे नाकू की बात पर उन्हें विश्वास नहीं हुआ। वे नाकू को साथ लेकर नदी पर गए। किस्मत से उस समय आसमान में बादलों के छोटे छोटे टुकड़े फैले हुए थे। उनकी परछाई नदी के पानी में ऐसी लग रही थी मानो वे सब भेड़ हो। बस फिर क्या था, सब एक एक करके नदी में कूद पड़े। नाकू उनकी बेवकूफ़ी पर हंसता हुआ अपनी भेड़ों को लेकर खुशी खुशी गांव लौट आया। वास्तव में मनुष्य को किसी से ईर्ष्या नहीं रखना चाहिए। जो मनुष्य दूसरों के प्रति ऐसा करता है जैसा कि गांव वाले नाकू के साथ कर रहे थे, तो वह स्वयं गांव वालों की तरह जलकर राख हो जाते हैं।